अभी 27 तारीख और 28 तारीख को रीट की पात्रता परीक्षा आयोजित होनी है और जिसके सेंटर भी आपके आ चुके हैं, अपने ज़िलों में ही आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। मुझे लगता है सारे बच्चों के सेंटर अपने ज़िलों में ही आए हैं। बाड़मेर में तो ज़िलों में आए हैं, तो मुझे लगता है सभी में ज़िलों में आए होंगे। आज 20 तारीख है और 20 तारीख ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। अब आपके पास में 6 दिन बचे हैं और इन 6 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस समय थोड़े से संवेदनशील अधिक होते हैं। जो नए बच्चे होते हैं उनको घबराहट सी होती है, ऐसा लगने लगता है कि अगर पात्र नहीं हुए तो क्या होगा, क्या मैं पेपर ठीक तरह से अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या मेरे से पेपर मैनेज होगा कि नहीं होगा, मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे से करी है, मुझे याद नहीं है, इन 5-6 दिनों में मैं किन चीज़ों पे ध्यान दूं, टेस्ट वगैरह दूं कि नहीं दूं, ऑनलाइन दुनिया में जुड़ा रहूं कि नहीं रहूं, अगर मैं पढ़ूंगा मगर कौन से विषय पर ध्यान दूं, किस पार्ट को छोड़ दूं। ऐसी सारी बातें इस समय मस्तिष्क में एक अभ्यर्थी के गुजर रही होती हैं और एक नए अभ्यर्थी के मस्तिष्क में ऐसी बातें कुछ अधिक गुजरती है। और ये विचलन जो होता है यह आप यकीन मानिए सभी के लिए रहता है। जब मैं एक परीक्षार्थी के तौर पे था तब मैं भी यही सोचता था, मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न उपजते थे जो आज आपके उपज रहे हैं। जब मैं नया था तब नए विद्यार्थी आज क्या सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता था। और एक परिपक्व विद्यार्थी जो पहले कई एग्जाम दे चुका है उसके दिमाग में क्या प्रश्न रहते हैं वो भी हमने महसूस किए हैं। तो मैं आपकी भावनाओं को, मैं आपके हालातों को, मैं आपकी स्थितियों को बहुत करीबी से महसूस कर सकता हूँ। एम्पैथी जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, मैं आपके स्तर पर जाकर आपको सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप इस समय किस स्थिति में हैं। कुछ बच्चे बढ़िया स्थिति में हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है इस समय, और 6 दिन का टाइम है और 6 दिन के अंदर कैसे मैनेज करना है। पिछले कुछ समय छोटे भाई की शादी थी तो वैवाहिक कार्यक्रम में बिजी था, तो इस समय बहुत सारे मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, विभिन्न माध्यमों से, एप्लीकेशंस पे प्राप्त हुए। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा सत्र आयोजित करके डाल देता हूँ ताकि सभी को एक साथ जवाब मिल जाए। ठीक है, तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं कि इन 6 दिनों में क्या करें क्या ना करें। ठीक है, आप अगर कर रहे हैं जैसा मैं अभी बता रहा हूँ तो चलने दें, अगर नहीं कर रहे हैं और अगर आप मेरे से बेहतर कर रहे हैं तो वो भी चलने दें। ठीक है, तो एक एक बात पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु ये है कि हमें करना क्या है, क्या करना है। तो ये बिंदु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि पात्रता 150 अंक की है, 150 के सवाल आने हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और ये अपने आप में आपके लिए एक राहत भरा विषय है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको 150 से 150 अटेंड करने हैं और उसमें से आपको मैक्सिमम 90 मार्क्स अंक ले आने हैं। ठीक है, ला तो आप 150 ले सकते हो लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स 190 है। कुछ कैटेगरीज में बेसिकली छूट भी है, मगर मेरा ये मानना है कि हमें प्रयास ये करना है कि आप 90 मार्क्स लाए, चाहे वो SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे OBC के हो, चाहे EWS के हो, किसी के भी हो। आप प्रयास कीजिए कि आप 90 मार्क्स से ऊपर करें और अधिकतम तो 150 तक किए जा सकते हैं, तो होते नहीं किसी से। तो नो नेगेटिव मार्किंग, 90 मार्क्स करने हैं, मतलब 90 क्वेश्चंस करने हमें, और जिसमें से 5 पार्ट है, साइकोलॉजी है और इसमें गणित है, 2 लैंग्वेज है और 1 सब्जेक्ट का पार्ट है। हालांकि L2 के लिए गणित और ये नहीं है, उसकी जगह पे आपके गणित और पर्यावरण की जगह पे सब्जेक्ट रहता है 60 अंकों का, वो आपको पैटर्न अब अच्छे से पता है।
तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब करना क्या है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इन 6-7 दिनों में सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अब नया कुछ ना पढ़े, नया देखने की बजाय प्रयास ये करें कि एक बार पाठ्यक्रम को अच्छे से देख ले वापस। ठीक है, 6 दिन में लगभग, अगर अब देखो, अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़े आप। 6 दिनों में लाइन टू लाइन पढ़ने बैठोगे तो सिलेबस पूरी नहीं होगी। इससे बेहतर ये है कि अब आप क्या करें, अभी आप इस समय जो सिलेबस के मेन पार्ट है, मुख्य भाग वो भाग होते हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और गौण भाग वे होते हैं जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बेहद कम होती है, और पिछले पेपर्स देखोगे तो उसमें बेहद कम प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ एक्सपेक्टेड है कि प्रश्न आएगा ही आएगा, और ये आपको पता होता है, एक स्टूडेंट को ये पता होता है क्योंकि उसने पेपर स्टडी कर रखी होती है। ऐसे जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की हेडिंग देखो, हेडिंग के बाद में मेजर पॉइंट जो आपने कभी अंडरलाइन किए होंगे या साइड में लिखे होंगे या नोट्स बनाए होंगे, उनको फटाफट रिवीजन करें। अब 6 दिन है तो कोशिश कीजिए, 6 दिन है तो आपको पता है कि इतना अधिक समय नहीं है। ठीक है, तो जैसे क्या किया, एक दिन आपने पूरा दिन लेके बैठे और एक दिन में आपने सारे विषयों की शिक्षण विधियां पढ़ ली, सारे विषयों की। ठीक है, जैसे हिंदी की, संस्कृत की, आपके सब्जेक्ट की। अब 120 में से लगभग आपके यूँ समझ लीजिए कि 40 एक प्रश्न शिक्षण विधियों के रहेंगे। जैसे हिंदी है तो 12-15 रहेंगे, संस्कृत की 12-15 की रहेगी, तो ये हो गई आपकी 20-25 की हो गई। सब्जेक्ट की 10-12 रहेगी आपके, तो ये 35 के आसपास हो गई। ठीक है, और इसके अलावा आप के उसमें गणित है L1 में तो उनके भी रहेगी, L2 में फिर आपके साइकोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश करिए कि 30-40 सवालों को जैसे एक दिन में सारी शिक्षण विधियां देख ली, ऐसा प्रयास करिए। और ये दिन आप रखना कौन सा, ये लास्ट, जैसे 27 को पेपर है तो 26 तारीख को जैसे ये सब देख लो, क्योंकि ये थोड़ा भूल भी जाते हैं। और एक दिन आप कोशिश करिए कि सारा मनोविज्ञान देख लो। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ होता है कि एक दिन में मोटा मोटा रिवीजन हो जाता है। अब लाइन टू लाइन की बजाय, रीडिंग बिटवीन द लाइन की बजाय आपको क्या करना है, ऊपरी तौर पे, सरसरी तौर पे आंखों से उसको निकालना है। एक दिन मनोविज्ञान को दे दो, तो जैसे मान लो 25 को दे दिया। ठीक है, अब आप देखो 30 नंबर का मनोविज्ञान और 30-35 की शिक्षण विधियां, तो 60-65 का आपने 2 दिन में देख लिया। अब क्या करोगे, अब 2 दिन आप क्या करो, जैसे आप L2 के हैं मान लो, तो आप उसको सब्जेक्ट को दे दो। ठीक है, जैसे L2 के हैं तो L2 को क्या करो, 2 दिन सब्जेक्ट को दे दो, और ये 2 दिन सब्जेक्ट को दे दो। अगर आप L1 के हैं तो 1 दिन सब्जेक्ट को दे दो। ठीक है, और सब्जेक्ट को 2 दिन कौन से दे देने, जैसे आप 21-22 मान लो, 21-22 दे दो। या अगर EW आपकी EVS है, L1 है अगर आपका, और अगर L1 है तो 1 दिन में मोटा वो देख लो, 1 दिन कोई भी दे दो, चाहे आप 21 ही दे दो, कल का दिन ही दे दो आप। ठीक है, अब देखो 1 और 1 2 और 2 4 दिन हो गए, और L1 के लिए 5 दिन हो गए। अब इस समय गणित मिलाने का टाइम नहीं है। ठीक है, एक दिन आप मैथ के सूत्र वगैरह जो आप कुछ देखते हो वो आप देख लो। ये बात है L1 के लिए, ये L1 के लिए है और ये L2 के लिए है। ये जैसे आपने मान लो 22 को देख लिया। ठीक है, तो 21-22 को ये हो गया आपके सब्जेक्ट। अब क्या बचा, अब बची आपके व्याकरण दोनों भागों की, हिंदी की और अंग्रेजी की। दिन कितने बचे, 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, 4 दिन दोनों के हो गए। अब आप एक दिन क्या करो, 1 या 2 दिन आप है वो पूरी व्याकरण देख लो, ग्रामर देख लो। ठीक है, और वो दिन कोई भी हो सकता है, जैसे 23 तारीख को देख ली। ठीक है, 23 को देख लिया। इस तरह से देखो, अब आपका मनोविज्ञान हो गया, 2 भाषाएं हो गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, EVS आ गया। इस प्रकार से 6 दिन को ऐसे मैनेज करिए। अभी क्या होता है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय, जब परीक्षा नजदीक आती है तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट की बजाय एक सब्जेक्ट उठा के पूरा करिए। जब परीक्षा बेहद दूर होती है तब हमें
दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। लेकिन जब जैसी परीक्षा नज़दीक आती है तो सुबह से शाम तक दिन भर 24 घंटे में 13-14 घंटे निकालिए और सुबह से शाम तक ऐसा टारगेट बना के बैठिए, 6 दिन में एक बार सिलेबस को निपटा दीजिए। इसमें क्या होता है, परीक्षा जब नज़दीक आती है तो नज़दीकी दिनों में वो पार्ट लीजिए जो आप कन्फ्यूजिंग है, जहाँ आप कन्फ्यूज होते हैं। अब जैसे आपका कोई पार्ट बेहद शानदार है, कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो उसको 26 तारीख को पढ़ने की बजाय 21 को पढ़ के पूरा करके निपटा दो। जो पार्ट आपका बेहद कंफ्यूजिंग है उसको 26 को ले लो, ठीक है। इस तरह से आप उसको 21 से लेके 26 तक को सेट कर दो और 27 को सुबह टाइम पे जाके और अपना पेपर देके, वो बात अपन बाद में करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए जिसमें मेरे हिसाब से पूरे पोर्शन आ गए हैं, फिर भी क्या मैं देख लेता हूँ। देखो भाषाएं दोनों आ गई, मैथ आ गई L1 के लिए, और EVS आ गया, और मनोविज्ञान आ गया, मेथड्स आ गए, और L2 के लिए आ गया। देखो ये 30 का 30 और 60 90 और ये भाषा की 2 150 हो गई, उसकी 150 हो गई। ऐसा सेट कर दीजिए एक तो। दूसरा, इस समय आपको न तो टेस्ट देने हैं, इस समय आपको न तो ऑनलाइन दुनिया में रहना है, एप्लीकेशन हो चाहे आप यूट्यूब हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपका भी तो चल रहा है, लाइव चलते हैं, वो संस्थान अपने काम करते हैं, मैं आपके लिए सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर सक्सेस पॉइंट पे भी मैराथन चल रही है, वहाँ चलती, ठीक है ना, वो अभ्यास करवा रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना। मार्केट को हम रोक नहीं पाएंगे, सक्सेस पॉइंट को रोकेंगे तो दूसरे संस्थान करेंगे, वो ये सब मार्केटिंग, ये बिजनेस है, सब करेंगे। आप, मुझे लगता है कि अपने विवेक से निर्णय लिया करें। मेरा मन ये कहता है कि आप अब इस समय 6 दिन ऑनलाइन दुनिया से दूर रहें, जिसमें आप यूट्यूब्स के मैराथन्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह क्लासेस देख रहे हैं तो बंद कर दें, ये सब चीज़ें कर दें, ठीक है। क्या करें क्या ना करें, साथ में ले रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो पाठ्यक्रम ऐसे करें, टेस्ट वगैरह से दूर रहें अभी इस समय। हाँ, कोई पुराना पेपर अगर कोई पढ़ा है, फ्री बैठे हैं, देख लिया तो अलग इश्यू है। ऑनलाइन दुनिया से बेहद दूर रहें इस समय। आप है वो अपने रूम में गायब हो जाए, दुनियादारी से बिल्कुल संपर्क कट कर दे 5-6 दिन के लिए, और बढ़िया तरीके से 6 दिन ये इस टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बड़े आराम से पात्रता क्लियर हो जाती है। और जो स्टूडेंट 150 प्रश्नों में पूरी इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धिमत्ता यूज़ करेगा, अगर पूरा ध्यानपूर्वक पेपर करके बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड करेगा, तो वो 150 नंबर आराम से लेके आया, 90 नंबर आराम से लेके आएगा। आप बस लापरवाही मत करना परीक्षा हॉल में, आप किसी भी प्रकार की यूँ समझ लीजिए कि जल्दबाजी मत करना, लापरवाही मत करना, कोई ऐसा तनाव नहीं लेना, समय पे सेंटर पे पहुंचना है। और परीक्षा का जो समय है, उस समय में अगर आपने पूरा टाइम पेपर में अच्छे से दिया, हर प्रश्न को प्रॉपर टाइम दिया, दोनों भाषाओं में पढ़ा, एलिमिनेट किया। मैंने पिछली वीडियो में एक बनाया था कि किस तरह से परीक्षा हॉल में मैनेज करें, पिछला वीडियो ही था, ठीक उसके बाद वाला, तो उसको आप देखिए एक बार। अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो 5-7 नंबर यूं ही बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार रूम या लाइब्रेरी में गायब कर दें। देखो लाइब्रेरी थोड़ा लास्ट समय में ठीक नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ फालतू के डिस्कशन बहुत होते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में एकांत में बैठते हैं, दुनियादारी से संपर्क नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा पब्लिकली ज़्यादा होते हैं, इंडल्ज होते हैं, या सामाजिक रूप के व्यक्ति है, टाइप के व्यक्ति है, तो इस समय लाइब्रेरी ठीक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यू रखता है और आप कन्फ्यूज होते हैं। दूसरों का मैटर देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, दूसरों की बातें सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं, दूसरों को सुनने के बाद आप है वो एक प्रकार से कई बार तनाव में भी आ जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि इस समय आप इन चीज़ों से, लाइब्रेरी से भी मुझे लगता दूर रहें। हाँ, एक बात यह कि आप अगर लाइब्रेरी में किसी से कोई संपर्क नहीं हो, लाइब्रेरी आपको प्रभावित नहीं कर रही है, लाइब्रेरी के बच्चे आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तो आप लाइब्रेरी में ज्वाइन रखें कंटिन्यू। अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो रूम बेटर विकल्प है, क्योंकि यहाँ आप आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं, आपकी सामग्री आपके पास में होती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले आसपास के कोई लोग नहीं होते हैं। तो इस तरह से 6 दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए आपको। प्रवेश पत्र प्रिंट कर लो।